हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसबी स्मार्ट स्टूडेंट चैनल। आज हम हिस्ट्री में मध्यकालीन भारत में मुगल वंश में हम औरंगजेब को पढ़ेंगे। इसके पहले हमने शाहजहां को पढ़ा था, तो शाहजहां का पुत्र आपका औरंगजेब। तो आज इसका शासनकाल हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसी के टाइम पे मुगलों का पतन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही कट्टर सुन्नी टाइप का इंसान था और ये रूढ़िवादी जो पुराने टाइम से चल रहा था उसी को लेके ये चल रहा था और ये अपने इस्लाम जो कुरान में था उसी के हिसाब से ये शासन करना चाहता था। तो इसी के टाइम में जो क्या होता है वो मुगलों का पतन होना स्टार्ट हो जाता है। तो पढ़ेंगे आज हम औरंगजेब को। और इसका शासनकाल कब से कब तक चला? इसका शासनकाल 1658 से 1707 तक चला, ठीक है। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के निकट गुजरात में है दोहाद, ठीक है। तो दोहाद नामक स्थान पर शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज के गर्भ से औरंगजेब का जन्म हुआ था, ठीक है। तो इसके पिता का नाम क्या है? इसके पिता का नाम शाहजहां था। तो शाहजहां की पत्नी कौन थी? मुमताज। शाहजहां ने आगरा में क्या बनवाया? ताजमहल बनवाया हुआ है। तो वो हमने शाहजहां वाली क्लास में पूरा एकदम डिटेल से पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसके पिता का नाम शाहजहां था और इसकी माता का नाम मुमताज था, ठीक है। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को हुआ, ठीक है। और इसकी पत्नी का नाम क्या था? दिलरास बानो बेगम था। तो इसका विवाह 18 मई 1637 ईस्वी को औरंगजेब का विवाह फारस राजघराने की राजकुमारी दिलरास बानो बेगम से हुआ था, ठीक है। ये दिलरास बानो बेगम क्या थी? ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी। इनकी माँ जो थी मुमताज वो ज़्यादा खूबसूरत थी, तो इसीलिए जो है शाहजहां ने मुमताज के लिए तो ताजमहल बनवाया था, लेकिन अब दिलरास बानो बेगम कह रही थी कि मेरे लिए भी ताजमहल बनवाइए, ठीक है, औरंगजेब से। तो औरंगजेब ने कहा, तो औरंगजेब बनवाए नहीं थे, लेकिन इसका डुप्लीकेट बाद में बनवाते हैं। आपको हमने फिगर लगाया हुआ है, आगे समझाएंगे। तो जिसे हम घटिया, ठीक है, उस घटिया ताजमहल के नाम से भी हम जानते हैं। अभी हम आगे उसको जस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए सामूगढ़ की विजय के उपरांत, देखिए अब सामूगढ़ की विजय कहाँ, जब इसकी पहले वाली क्लास आप देखेंगे शाहजहां में, तो जब शाहजहां की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो पुत्र थे तो उत्तराधिकारी, ठीक है, उत्तराधिकार बनने के लिए जो है वो लड़ाई हो रही थी भाइयों में। तो वो युद्ध होता है, ठीक है, युद्ध होता है। तो उसमें जो विजय होता है कहा जाता है वही जो है वो अगला शासक बनेगा। तो उसमें जो है वो औरंगजेब जो है वो शासक बनता है, वो युद्ध को विजय कर लेता है, ठीक है, युद्ध को जीत जाता है। इसीलिए वहां सामूगढ़ का जो युद्ध होता है तो सामूगढ़ में विजय होती है किसकी? औरंगजेब की। देखिए सामूगढ़ की विजय की उपरांत एवं आगरा पर अधिकार कर लेने के पश्चात औरंगजेब ने 21 जुलाई 1658 को दिल्ली में अपना प्रथम राज्याभिषेक करवाया। देखिए औरंगजेब जो है ये 2 बार राज्याभिषेक करवाता है। क्यों? क्योंकि एक सामूगढ़ का जो युद्ध होता है उसमें भी ये जीत जाता है और दूसरा जो है देवराय का युद्ध होता है उसमें भी ये जीत जाता है। तो 2 बार इसका राज्याभिषेक होता है, ठीक है। तो पहली बार कब होता है? सामूगढ़ की विजय के उपरांत होता है, राज्याभिषेक करवाता है। उसके बाद क्या होता है? कौन सी उपाधि धारण करता है? देखिए बहुत बड़ा नाम है, लेकिन आप ये लास्ट का अगर नाम याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण करता है। किसके उपलक्ष्य में? जब पहली बार ये राज्याभिषेक करवाता है 1658। देखिए ये जो 1658 लिखा है ये कहीं कहीं पे आपको 1657 भी लिखा पड़ेगा। तो 1657 में क्या होता है कि जो इसका कहीं कहीं पे इसके राज्याभिषेक का टाइम लिखा होता है और कहीं कहीं पे जो शाहजहां की मृत्यु होती है उसका टाइम पीरियड जब खत्म होता है तो जस्ट उसको ले लेते हैं। तो कहीं पे आपको 1657 भी मिलेगा, 1657 से 1707 मिलेगा और कहीं पे 1658 मिलेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर कहीं भी किसी भी एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है तो दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा कि 1657 और 1658 रहेगा, एक ही ऑप्शन में आपको रहेगा, चाहे तो 1657 रहेगा या 1658 रहेगा। तो 1 वर्ष का यही जो अंतर होता है वो इसी कारण होता है। देखिए क्योंकि इसका राज्याभिषेक 1658 में होता है तो वही यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। 1658 से 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसका शासन खत्म होता है, ठीक है। तो देखिए पहली बार इन्होंने राज्याभिषेक करवाया और कौन सी उपाधि धारण की? अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि ये धारण करता है। औरंगजेब ऐसा मुगल शासक था जिसने 2 बार राज्याभिषेक करवाया, पहली बार सामूगढ़ की विजय और दूसरा देवराई के युद्ध में। देखिए देवराई के युद्ध में क्रमशः शाह सुजा जो होते हैं और दारा सिकोह को अंतिम रूप से परास्त करने के बाद 5 जून 1659 ईस्वी को दिल्ली में अपना औपचारिक राज्याभिषेक ये करवाता है। तो 2 बार इसका राज्याभिषेक होता है, ठीक है। राज्याभिषेक से इसने कौन सी उपाधि धारण की ये आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में
एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो पहले जो है ये सामूगढ़ की विजय के बाद राज्याभिषेक करवाया, और दूसरा जो है वो देवराई के बाद जो है देवराई का युद्ध जीत जाता है, उसके बाद ये अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाता है। ठीक है, ये आपके औरंगजेब हैं। इसके पहले की क्लास में आपने पढ़ा होगा, एक बार देख लेते हैं जिसने भी नहीं पढ़ा होगा। तो देखिए पहले हमने बाबर को पढ़ा था। बाबर में हमने देखिए बाबर का जो शासनकाल था वो 4 वर्ष तक चला था, 1526 से 1530 तक, जिसमें 4 युद्ध हुए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। हमने आपको ट्रिक के माध्यम से भी याद करवाया था। ठीक है, तो ये चारों युद्ध 4 वर्ष हुआ था। बाबर का शासन जो है वो 4 वर्ष चला था। उसके बाद इसका बेटा होता है हुमायूं। हुमायूं 1530 से 1556 ईस्वी तक शासन किया था। उसके बाद इसका पुत्र अकबर होता है। अकबर 1556 से 1605 तक शासन करते हैं। उसके बाद इसका पुत्र जहांगीर होता है। ठीक है, जहांगीर 1605 से 1627 तक चलते हैं। उसके बाद शाहजहां आते हैं। शाहजहां 1627 से 1657 तक चलते हैं। ठीक है, अगर कहीं पे आपको 1628 लिखा होगा तो हमने आपको बताया वो राज्याभिषेक का होता है। ठीक है, तो 1 वर्ष का अंतर आपको दिख सकता है। और औरंगजेब आप पढ़ रहे हैं, शाहजहां का पुत्र औरंगजेब, ये 1658 से 1707 ईस्वी तक चलेगा, और इसी के टाइम से क्या होता है, मुगल वंश का वो पतन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए औरंगजेब, अब उसके आगे हम पढ़ेंगे। देखिए औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी उसको हम पढ़ेंगे। देखिए औरंगजेब ये तो क्या था, ये कट्टर मुसलमानों में क्या होता है, एक सुन्नी और शिया होता है, तो ये सुन्नी का था। ठीक है, ये बहुत ही कट्टर मुसलमान था। देखिए औरंगजेब की धार्मिक नीति, तो औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था तथा रूढ़िवादी शासक था। रूढ़िवादी शासक मतलब क्या होता है, जो पुराने समय से चला आ रहा है वो उसी को मानता था। ठीक है, जो पुरानी चीजें चलती थी उसी के अकॉर्डिंग ये था। उसने कुरान, जिसे शरीयत को अपने शासन का आधार बनाया, जो कुरान में था उसी के अकॉर्डिंग ये शासन करना चाहता था। ठीक है, औरंगजेब ने मुद्राओं पर कलमा गुदवाना बंद कर दिया था। तो जो मुद्रा होता है, सिक्का, जैसे अभी के टाइम में महात्मा गांधी बने होते हैं, तो पहले जो है वो जो सिक्का वगैरह होता था उसमें कलमा गुदवाना ये बंद कर दिया था। इससे क्या होता है, कहीं भी आप जा रहे हो, कहीं भी अगर आप जैसे किसी भी दुकान पे जा रहे हो, शराब वगैरह की दुकान पे, तो गए वो सिक्का देते हैं, तो इस पर क्या होता है, वो होता है, तो इसीलिए उसको गुदवाना वो बंद कर दिए थे। ठीक है, वैध भी नहीं हो इसीलिए। तो औरंगजेब ने मुद्राओं पर कलमा गुदवाना बंद कर दिया था। नौरोज, आप हमें ये बताएंगे नौरोज किसने स्टार्ट किया था त्योहार, बलबन किए थे, कौन किए थे, आप बताइए, हमने आपको पढ़ाया हुआ है, ये आपका काम है। देखिए जो नौरोज जो पारसियों का त्योहार था उसे राज्य में मनाया जाना बंद कर दिया किसने, औरंगजेब ने। औरंगजेब दारुल हर्ब, काफिरों का देश की जगह दारुल इस्लाम, इस्लामिक देश का समर्थक ये था। ठीक है, सत्ता में बैठते ही उसने झरोखा दर्शन, झरोखा दर्शन कब स्टार्ट हुआ था, अकबर के शासनकाल में। ठीक है, ये झरोखा दर्शन क्या होता है कि अकबर और जोधाबाई जो है वो ऊपर छत पे होते थे, बाकी सारे लोग जो होते थे प्रजा के लोग वो नीचे होते थे। तो वहां से वो है जो प्रजा के लोग जो है वो डायरेक्ट अपनी समस्या का समाधान वो वहां से बताते थे, और ऐसे टहल वगैरह भी लेते थे ऊपर, तो इसे झरोखा दर्शन इसीलिए कहा जाता है। देखिए कि पद्धति समाप्त कर दी इसने झरोखा दर्शन की, क्योंकि इससे सम्राट पूजा की परंपरा विकसित होने लगी थी जो शरीयत के अनुसार गलत थी। तो ये सारा जो काम करता था वो कुरान शरीयत के अकॉर्डिंग ही करता था। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग, इसीलिए मुगलों का पतन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, केवल आप अपने धर्म का विस्तार ही करेंगे, अपने धर्म के अकॉर्डिंग सबको चलाएंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिए औरंगजेब ने दरबारी संगीतकारों और इतिहासकारों को हटा दिया। तुलादान की प्रथा बंद कर दी। देखिए इसने तुलादान भी बंद करवा दिया। तुलादान क्या होता है, जो भी राजा होते हैं, राजा एक साइड बैठते हैं और दूसरे साइड तराजू के जो सोना चांदी वगैरह होता है उसको उन्हीं राजा के तौल के हिसाब से तौल लेते थे, उसके बाद उसको प्रजा में जो है वो बांट देते थे। ठीक है, सब में ये होता है तुलादान। तो तुलादान की प्रथा बंद कर दी। राज दरबार में सोने चांदी की वस्तुओं का उपयोग करना बंद करवा दिया। ठीक है, औरंगजेब ने ये सारा बंद करवा दिया। ठीक है, और इसने देखिए जजिया कर किसने लाया था, सबसे पहले जजिया कर किसने लागू किया था, आपने पढ़ा होगा सबसे पहली वाली क्लास मेरी, मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लागू किया था। देखिए 1679 में जजिया कर पुनः प्रारंभ कर दिया औरंगजेब ने। उसके बाद तीर्थ यात्रा कर लेना भी प्रारंभ कर दिया था। ये तीर्थ यात्रा कर लेना स्टार्ट कर दिया था। जो हिंदुओं में जो लोग यात्रा करने जाते थे उससे ये कर लेता था, जबकि मुसलमानों से नहीं लेता था। ठीक है, तो ये औरंगजेब ऐसा ही था। ठीक है, तो इसने जजिया कर को पुनः प्रारंभ कर दिया था और तीर्थ यात्रा कर लेना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, ये जो लाइन लिखी हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको चाहिए आप नोट्स साथ में बनाते चलिए। ठीक है, रिवीजन टाइम में आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि बार बार आप क्लास देखेंगे तो टाइम लगता है ना, बार बार क्लास देखो। अभी आप चीज़ों को समझ रहे हो, 15-50% समझ में आ गया तो 50% दोबारा एक बार शाम को क्लास देखो, उसके बाद नोट्स बनाओ, उसके बाद उसको रिविजन करते रहो। आप
3 दिन 4 दिन में, उसके बाद हफ्ते में, महीने में, तो चीज़ें याद हो जाएंगी। बाकी कोई दूसरा तरीका नहीं है, बाकी आप ये अपना सकते हैं, ठीक है। औरंगजेब देखिए इसकी बीवी, औरंगजेब ने अपनी बीवी का मकबरा औरंगाबाद के महाराष्ट्र में बनवाया था, ठीक है। इसका मकबरा अपनी बीवी, इसकी बीवी है, तो इसकी बीवी ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी। जो मुमताज़ देखिए शाहजहां ने मुमताज़ के लिए, क्योंकि मुमताज़ बहुत खूबसूरत थी तो उसके लिए ताजमहल बनवाया था। तो ये दिलरास बानो बेगम ने भी कहा हमारे लिए ताजमहल बनवाया जाए, लेकिन इन्होंने फिर उसकी नकल, देखिए ताजमहल की घटिया नकल करके एक ताजमहल बनवाया था। ये जो है दक्षिण में है ना, क्योंकि औरंगाबाद आपका दक्षिण में पड़ता है। तो औरंगजेब की बीवी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है, महाराष्ट्र में। इसे ताजमहल की घटिया नकल कहा जाता है। इसे दक्षिण का ताजमहल या द्वितीय ताजमहल कहा जाता है, ठीक है। ये द्वितीय ताजमहल है, किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था अपनी बीबी के लिए, ठीक है। तो ये औरंगजेब जो है ये दक्षिण में औरंगाबाद शहर भी बसाया था, ठीक है। औरंगाबाद शहर किसने बसाया था? औरंगजेब ने बसाया था। वैसे नाम में ही क्लियर है कि देखिए औरंगाबाद, औरंगजेब, ठीक है। ये इसकी बीबी है। अब देखिए औरंगजेब ने मोती मस्जिद का भी निर्माण करवाया था, लेकिन ये दिल्ली में करवाए थे। और इसके पहले वाली क्लास में हमने आपको शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, वही बातें यहाँ पे लिखी हुई है। देखिए मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने 1659 से 1660 में नई दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद जो है वो बनवाया है। तो औरंगजेब ने लाल किला में मोती मस्जिद बनवाया है, जबकि शाहजहां ने जो है वो आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया है। ये लाल किला में मोती मस्जिद है जिसको औरंगजेब ने बनवाया। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण जो है वो शाहजहां ने किया था, जबकि लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। दोनों क्वेश्चन जो है वो उल्टा सीधा हो जाता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है मोती मस्जिद आगरा का किसने बनवाया और मोती मस्जिद दिल्ली के लाल किले में किसने बनवाया, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। अब देखिए जो इसका विद्रोह हुआ वो देखेंगे। औरंगजेब का जो जाट विद्रोह होता है पहला, इसको देखिए समझिएगा। देखिए ये जो राजा राम होता है ना, दूसरा विद्रोह जब होता है तो ये राजा राम क्या होता है, क्योंकि देखिए औरंगजेब अकबर क्या थे औरंगजेब के? ये उसके परदादा थे, ठीक है। क्योंकि देखिए इसका पिता शाहजहां हुआ, शाहजहां का जो है शाहजहां का पिता कौन होता है? जहांगीर, और जहांगीर का पिता क्या होता है? अकबर होता है। तो इसका परदादा हुआ, ठीक है। औरंगजेब का परदादा अकबर होता है। तो ये अकबर का राजा राम जो है, ये अकबर की जो कब्र होती है ना उसको खोद के क्या करता है, उसको औरंगजेब को जलाने के लिए क्या करता है, ये अकबर की कब्र को खोद के उसमें जो थोड़ी बहुत भी हड्डियां बची होती है, क्योंकि क्या होता है मुसलमानों में इनको दफना दिया जाता है, तो जो कब्र में बचा होता है थोड़ी बहुत हड्डियां बची होती है उसको बाहर निकाल के उसको जला दिया था। तो इसी वजह से क्या होता है, औरंगजेब जो है वो आग बबूला हो जाता है और राजा राम की हत्या करवा देता है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, धार्मिक असहिष्णुता एवं किसान विरोधी नीतियों के कारण ही औरंगजेब के समय का पहला विद्रोह जाट नेता गोकुला के नेतृत्व में 1669 ईस्वी में प्रारंभ में हुआ था, ठीक है। मुगल फौजदार हसन अली खां के नेतृत्व में मुगल सेना ने गोकुल को पकड़कर उसके शरीर के कई भागों में बांट दिया। ये पहला जाट विद्रोह हुआ था। दूसरा होता है 1686, देखिए दूसरा वाला इंपॉर्टेंट है। 1686 में जाट नेता राजा राम ने जाट विद्रोह का नेतृत्व किया। राजा राम ने मुगल सेना नायक मुगीर खां की हत्या कर दी और उसके बाद सिकंदरा, क्योंकि अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में है। तो सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे में भी लूटपाट की। उसने अकबर की हड्डियों को खोद कर जला भी देता है। तो उसके कब्र को खोद देता है और उसकी जो हड्डियां उसमें थोड़ी भी निकलती है उसको जला देता है, ठीक है। तो औरंगजेब बहुत दुखी होता है। इसका परदादा था औरंगजेब का परदादा था ना अकबर, तो इसकी ये बहुत दुखी होता है और उसके बाद ये राजा राम की हत्या करवा देता है, ठीक है। तो औरंगजेब के टाइम में ही जो है वो जाटों का विद्रोह बहुत तेजी पर था, ठीक है, इसी के टाइम काल से। अब देखिए दूसरा सिख विद्रोह होता है। सिख विद्रोह भी पढ़ेंगे। देखिए औरंगजेब क्या था, औरंगजेब ने डायरेक्ट गुरु को ही पकड़ा, ठीक है। ये डायरेक्ट गुरु को पकड़ा, सोचा कि हम गुरु को अगर इस्लाम धर्म ले आएंगे, इस्लाम धर्म कबूल करवा लेंगे, तब जो इसके, क्योंकि जब गुरु को करवा लेंगे तो जो शिष्य हैं इसके वो भी इस्लाम धर्म कबूल करवा लेंगे उनसे भी, है ना। तो ये गुरु को करवाता है लेकिन सफल नहीं हो पाता है। ये तेग बहादुर हैं, तो तेग बहादुर जो है वो इस्लाम धर्म कबूल नहीं करते हैं, लेकिन जो है फिर क्या करता है औरंगजेब, क्या करता है, इनका सर ही कटवा देता है। तो गुरुद्वारा होगा, आपने दिल्ली अगर आया होंगे देखा होगा, तो गुरुद्वारा है, ठीक है। तो इसी देखिए क्या कहानी थी, इसमें लिखा हुआ है, चीज़ों को समझेंगे। देखिए औरंगजेब ने सबको इस्लाम धर्म अपनाने का आदेश दे दिया। औरंगजेब ने कहा सब
सबसे कह दो या तो इस्लाम धर्म कबूल करें या मौत को गला लगा लें। ठीक है, ये नीति अपनाता था ये औरंगजेब। कह रहा था सबको कह दो इस्लाम धर्म कबूल करें या मौत को गले लगा ले। इस प्रकार की जबरदस्ती शुरू हो जाने से अन्य धर्म के लोगों का जीवन जो है वो कठिन हो गया था। बिल्कुल हो ही जाएगा, है ना। उन्होंने औरंगजेब से कहा, यदि तुम जबरदस्ती, देखिए तेग बहादुर जी ने कहा औरंगजेब से, यदि तुम जबरदस्ती लोगों से इस्लाम धर्म ग्रहण करवाओगे तो तुम सच्चे मुसलमान नहीं हो, क्योंकि इस्लाम धर्म यह शिक्षा नहीं देता कि किसी पर जुल्म करके मुस्लिम बनाया जाए, है ना। क्योंकि कोई धर्म ये नहीं कहता कि जबरदस्ती किसी को ये धर्म कबूलवाओ, है ना, कबूल करवाओ तो तुम सच्चे मुसलमान नहीं हो। उसके बाद फिर क्या करता है औरंगजेब, यह सुनकर आग बबूला हो जाता है। जब तेग बहादुर जी ने औरंगजेब से ये कहा तो ये आग बबूला हो जाता है। उसके बाद कहता है, उसने दिल्ली के चांदनी चौक पर गुरु तेग बहादुर जी का शीश कटाने का हुक्म जारी कर दिया। ठीक है, किसने? औरंगजेब ने। ये गुरु तेग बहादुर जी हैं। ठीक है, तो क्यों करवा देता है? क्योंकि ये इस्लाम धर्म कबूल नहीं करते हैं और ये विद्रोह करने लगते हैं, है ना। इस्लाम धर्म ये कबूल नहीं करते हैं इसीलिए, और इसने कहा कि हम इस्लाम धर्म कबूल नहीं करेंगे तेग बहादुर जी ने। तो उसने दिल्ली के चांदनी चौक पर गुरु तेग बहादुर जी का शीश कटाने का हुक्म जारी कर दिया और गुरु जी ने 24 नवंबर 1675 को हंसते हंसते बलिदान भी दे दिया। ठीक है, तेग बहादुर जी की याद में उनके शहीदी स्थल पर, ठीक है, जो शहीद हुए थे जहां पे, तो उसी शहीदी स्थल पर गुरुद्वारा बना हुआ है जिसका नाम गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है। ठीक है, ये आप फिगर में देख सकते हो, ये गुरु तेग बहादुर जी हैं। ठीक है, आपको बड़े फिगर में दिखाते थे। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे अगर आप जाएंगे, दिल्ली आएंगे तो आपको दिखाई देगा, रास्ते में मिल जाएगा। अगर आप बस वगैरह से जाएंगे तब भी आपको दिख जाएगा। देखिए, गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी। ठीक है, ये गुरुद्वारा है। तो जहाँ पे इनका शीश कटा था उसी स्थल पर जो है ये गुरुद्वारा श्री तेग बहादुर जी का गुरुद्वारा बना हुआ है। अब देखिए दूसरा, मराठों से संघर्ष इसका होता है। मुगलों से शिवाजी का पहला संघर्ष 1656 ईस्वी में हुआ, जब शिवाजी ने अहमदनगर एवं जुन्नर के किले पर आक्रमण किया था। ठीक है, शिवाजी। अब देखिए 1659 में शिवाजी ने बीजापुर सरदार अफजल खां को हराया। 1663 में मुगल सूबेदार शाहिस्ता खां को भी पराजित किया। किसने? शिवाजी ने। ठीक है, शिवाजी की दक्षिण में बढ़ती शक्ति को कुचलने के लिए औरंगजेब ने जयसिंह को दक्षिण में भेजा, क्योंकि शिवाजी जो है वो दक्षिण में अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे, तो ये औरंगजेब देख नहीं पाया, है ना। तो इसने क्या किया? जयसिंह को भेजा, जयसिंह को दक्षिण में भेजा। जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य 22 जून 1665 को प्रसिद्ध पुरंदर की संधि होती है। तो संधि की शर्तों के अनुसार शिवाजी ने 4 लाख होड़ वाले 23 किले मुगलों को सौंप दिए तथा अपने पुत्र शंभू जी को मुगल सेवा में भेजकर जयसिंह के कहने पर स्वयं 22 मार्च 1666 को आगरा के किले में दीवाने आम में औरंगजेब जो है, औरंगजेब के समकक्ष ये शिवाजी जाते हैं, लेकिन शिवाजी जो है वो चालाकी से वहां से भाग जाते हैं। देखिए उसके आगे लिखा होगा, दीवाने आम कहाँ है? लाल किला में, है ना। अगर आपने शाहजहां वाली क्लास ली होगी तो हमने उसमें आपको बताया है, समझाया, फिगर लगा के भी दिखाया हुआ है। ठीक है, तो दीवाने आम आपका, दीवाने आम और दीवाने खास ये लाल किला में है। ठीक है, दीवाने खास क्या होता है? खास लोगों के लिए होता है, दीवाने आम लोगों के लिए होता है। तो ये औरंगजेब क्योंकि शिवाजी की ज्यादा वो इज्जत नहीं करता था, ये बस क्योंकि आगरा के किले में दीवाने आम में, ये आगरा के किले का दीवाने आम है। ठीक है, तो वहां में वहां जाता है कौन? शिवाजी जाता है, औरंगजेब के समक्ष प्रस्तुत हुआ। यहाँ से शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रख दिया गया, जहां से शिवाजी जो है वो फरार हो जाते हैं। क्या होता है? शिवाजी वहां रहते हैं और वहां वो अपना बाल सरवर और ऐसे कपड़ा वपड़ा पहन के ऐसे चुपके से वो चले जाते हैं, शिवाजी वहां से भाग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है देखिए, यह है आपके शिवाजी ने रायगढ़ में 16 जून 1674 को अपना राज्याभिषेक करवाकर छत्रपति की उपाधि जो है वो धारण की थी। 14 अप्रैल 1680 को उनकी मृत्यु के बाद उनका पुत्र संभाजी मराठा शासक वो बनता है। औरंगजेब ने एक संघर्ष में 1 मार्च 1689 ईस्वी को उसकी हत्या कर रायगढ़ पर अधिकार कर लेता है। औरंगजेब को मराठों के संघर्ष में काफी धन और जन की हानि पड़ी। ये दक्षिण में चला जाता है। ठीक है, दक्षिण में ये 25 वर्षों तक लगभग रहता है, तो वहां इसका काफी धन जो है वो खर्चा हो जाता है और उत्तर भारत में ये दिल्ली आना वापस भूल जाता है। तो जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो वैसे ही जो है वो मुगल वंश का पतन होना स्टार्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पे दक्षिण भारत विजय अब हम पढ़ेंगे। दक्षिण भारत विजय देखिएगा, इसकी दक्षिण भारत विजय तो होती है, लेकिन
दिल्ली उत्तर भारत इसके हाथ से चला जाता है। सिंहासन पर बैठने के उपरांत औरंगजेब ने बीजापुर के शासक आदिल शाह द्वितीय को 1657 में पराजित करके बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लेता है। कौन? औरंगजेब। 1656 में गोलकुंडा के सुल्तान एवं मुगल सम्राट के बीच हुई संधि की अवहेलना, ठीक है, अवहेलना करने, मुगल के साथ संघर्ष में बीजापुर एवं मराठों को सहयोग करने तथा हीरे जवाहरात सोने चांदी की भरमार के कारण ही औरंगजेब जो वो है क्या गोलकुंडा पर अधिकार करने के लिए का निर्णय लेता है। ठीक है, उसके बाद ये गोलकुंडा और बीजापुर ये दोनों ही जीत जाता है, इसका अधिकार हो जाता है। ठीक है, गोलकुंडा और बीजापुर पर इसका अधिकार, बीजापुर और गोलकुंडा औरंगजेब का अधिकार हो जाता है। देखिए, औरंगजेब ने अब्दुल गानी नामक एक अफगान सरदार को लालच देकर 1697 को दुर्ग पर अधिकार कर लिया। 1600 सुल्तान को 50,000 रुपए की वार्षिक पेंशन देकर दौलताबाद के किले में कैद कर दिया गया। साथ ही गोलकुंडा मुगल साम्राज्य में हो जाता है, ठीक है, शामिल हो जाता है। परंतु यह 25 वर्षों तक दक्षिण भारत में फंसा रह जाता है और उत्तर भारत में ध्यान ही नहीं दे पाता है, जिसके कारण जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है वैसे ही मुगल वंश का जो है वो पतन का दौर वो शुरू हो जाता है। ठीक है, तो दक्षिण भारत विजय ये बीजापुर और गोलकुंडा मुगल साम्राज्य में मिला लेता है, लेकिन उत्तर भारत इसके हाथ से चला जाता है। ठीक है, अब देखिए औरंगजेब के अंतिम समय में दक्षिण में मराठों का जो जोर बहुत बढ़ गया था। ठीक है, मराठों का जोर बहुत बढ़ गया था, उन्हें दबाने में शाही सेना को सफलता नहीं मिल रही थी। इसलिए सन 1683 में औरंगजेब स्वयं सेना लेकर दक्षिण गया था, बीजापुर गोलकुंडा जीता था। ठीक है, वह राजधानी से बहुत दूर रहता था। अपने शासनकाल के लगभग अंतिम 25 वर्षों तक उसी अभियान में रहा। 50 वर्ष तक शासन करने के बाद उसकी मृत्यु दक्षिण के अहमदनगर में 3 मार्च सन 1707 को हो गई। किसकी? औरंगजेब की। ठीक है, औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? ये औरंगाबाद जिले के खुलदाबाद नामक शहर में ये औरंगजेब का मकबरा है। ठीक है, तो इसने औरंगाबाद नामक शहर भी बसाया था। औरंगाबाद जिले के खुलदाबाद नामक शहर में जो है वो औरंगजेब का मकबरा है। ठीक है, ये दक्षिण में तो आता है, बीजापुर गोलकुंडा जीत जाता है, लेकिन क्या करता है ये उत्तर भारत में दक्षिण भारत में बहुत टाइम तक रह जाता है। तो 25 वर्षों तक देखिए आप शासन कर रहे हो और आगे दक्षिण में 25 वर्षों तक पड़े हो, तो उत्तर भारत तो वैसे ही चला जाएगा। उत्तर भारत चला जाता है तो जैसे इसकी मृत्यु होती है वैसे जो है मुगल वंश का पतन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये औरंगजेब के बारे में आपने पढ़ा। उम्मीद है आपको बहुत क्लियरली समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा जरूर। ठीक है, हमने मध्यकालीन भारत पूरी तरीके से कंप्लीट खत्म होने ही वाला है, जस्ट कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरी क्लास में अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। पहली बार आए हो तो इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, ये टेलीग्राम, ट्विटर, एक्स ऐप आप ज्वाइन कर सकते हो। किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ आपको कोई भी नोटिफिकेशन होता है तो आपको बताया जाता है। ठीक है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। ठीक है, हमने औरंगजेब को पढ़ लिया, अब दूसरी क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे।